अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है मोहम्मद फारूक है एक बदनसीब बाप जिसे उठाना पड़ी जवान बेटे की लाश। यासिर और अली का हो गया झगड़ा, दोस्ताना जरा सी बात पर बिगड़ा। बहावल नगर से आया सेकेंड ईयर के तालिब इल्म यासिर फारूक के कत्ल का केस। बेटा पानी पियो। माँ की ममता तड़प उठी, औलाद के सदमे से कातिल बन गई। देखिए मेरी कहानी में पुलिस से तो जाएं छूट, ले जाएं लुटेरे आवाम को लूट। मुश्तरी होशियार बाप। आज के पुलिस फाइल में दर्ज हुआ बहावल नगर के इलाके नजीर कॉलोनी से सेकेंड ईयर के तालिब इल्म 19 साला यासिर फारूक का केस। यासिर फारूक के साथ क्या हुआ, आइए देखते हैं। जवान बेटे की लाश अपने कंधों पर उठाना कितना तकलीफ दे तजुर्बा है, इसका अंदाजा मोहम्मद फारूक जैसे किसी बदनसीब बाप को ही हो सकता है। जानलेवा हद तक अजियतनाक साबित होने वाले इस तजुर्बे का हिस्सा मोहम्मद फारूक कैसे बना, यही कहानी आज के पुलिस फाइल में बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे आमिर जावेद चौधरी ने हमें भिजवाई है। मोहम्मद फारूक बहावल नगर के इलाके नजीर कॉलोनी का रिहायशी है। इसके 5 बच्चे हैं और वो बस ड्राइवर के तौर पर मुलाजिमत करके अपने बच्चों का पेट पालता है। यासिर मोहम्मद फारूक के बच्चों में सबसे बड़ा था और फारूक अपने रोशन मुस्तकबिल के ख्वाबों की ताबीर यासिर के रूप में ही देख रहा था। यासिर सेकेंड ईयर का तालिब इल्म था और फारूक चाहता था कि वह आला तालीम हासिल करके किसी अच्छे मकाम तक पहुंच सके। गुर्बत और तंग दस्ती के बावजूद फारूक यासिर की तालीम के खराजात पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत किया करता था। यासिर की क्लास में उसके साथ अली महार भी पढ़ता था। अली एक खुशहाल खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से काफी बिगड़ा हुआ था और कॉलेज में लड़कों से मामूली बातों पर झगड़ा करना उसकी आदत थी। अली की यासिर से दोस्ती थी और कॉलेज में वो दोनों इकट्ठे ही घूमा फिरा करते थे। एक रोज इसी तरह साथ घूमते फिरते हुए उनका किसी बात पर आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान बात जुबानी बहसो तकरार से बढ़कर हाथापाई तक पहुंची और दोनों ने एक दूसरे को मारा पीटा। कॉलेज के कुछ लड़कों ने बीच बचाव कराया और उन दोनों को अलग कर दिया। अली महार ने यासिर को धमकी दी कि अब तो वो उसके हाथ से बच गया है मगर वो उसे नहीं छोड़ेगा और उससे इस झगड़े का बदला जरूर लेगा। अगले 2-3 रोज उन लोगों में इसी तरह नाराजगी चलती रही मगर फिर उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर उनकी सुलह करा दी और यूं अली और यासिर फिर एक दूसरे के साथ पहले की तरह घूमने फिरने लगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते तो रहे मगर अली ने यासिर के साथ झगड़े की बात को दिल से खत्म नहीं किया था। पुलिस फाइल के मुताबिक 20 अप्रैल 2012 को फारूक घर पर ही था जब दोपहर 2 बजे के लगभग अली महार, नजर फरीद, वजीर झबेल और शाजी अराई ने उनके घर आकर दरवाजे पर दस्तक दी। फारूक ने घर का दरवाजा खोला तो अली ने उससे कहा कि यासिर को बाहर भेज दे, उन लोगों ने कहीं जाना है, कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। फारूक ने यासिर को बुलाया और वो अली वगैरह के साथ कार में बैठकर चला गया। तकरीबन 3:30 बजे
फारूक को उसके एक जानने वाले मोहम्मद शफी ने फोन करके बताया कि वो बशीर अहमद के साथ किसी काम से जा रहा था। उसने एक जगह यासिर को अली, नजर, वजीर और शाजी के साथ गुत्थम गुत्था होते देखा। FIR में दर्ज शफी के बयान के मुताबिक देखते ही देखते नजर, वजीर और शाजी ने यासिर को पकड़कर काबू कर लिया और अली ने पिस्टल निकालकर फायर किया जो यासिर के नाक पर लगा। यासिर फारूक को गोली लगने के बाद नजर, वजीर, शाजी और अली ने क्या किया, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, थाना सदर में दर्ज हो चुका है मुकदमा। अदालत करेगी अब केस का फैसला। जेल में अली मुहार करता है अपने जुर्म से इनकार। बहावल नगर से आया सेकंड ईयर के तालिब इल्म यासिर फारूक के कत्ल का केस। और प्रोग्राम में आगे शामिल है, मां की ममता तड़प उठी, औलाद के सदमे से कातिल बन गई। देखिए मेरी कहानी में। यासिर फारूक को गोली लगने के बाद नजर, वजीर, शाजी और अली उसे जख्मी हालत में वहां छोड़कर फरार हो गए। यासिर को गोली लगते ही उन लोगों ने उसे छोड़ दिया और कार में बैठकर फरार हो गए। शफी और बशीर जितनी देर में जाए वकुआ पर पहुंचे, तब तक यासिर दम तोड़ चुका था। फारूक ये दिल खराश इत्तला मिलते ही अपने छोटे बेटे उमर फारूक के साथ मौके पर पहुंच गया, जहां कुछ देर पहले घर से जाने वाला यासिर बेहिसो हरकत पड़ा था। वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर थाना सदर बहावल नगर को दी गई, जहां से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल बहावल नगर मुंतकिल कर दिया। उसी रोज मकतूल यासिर के वालिद मोहम्मद फारूक की मुदय्यत में थाना सदर बहावल नगर में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात 302 और 34 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए चारों मुल्जिमान अली मुहार, नजर फरीद, वजीर झबेल और शाजी अराई को हिरासत में ले लिया। मोहम्मद फारूक का कहना है कि मुकदमे के इंदराज के बाद मुल्जिमान गिरफ्तार तो हो गए, मगर पुलिस इस सिलसिले में जानिबदारी का मुजाहिरा कर रही है। अली मुहार जनाब घरों बुला के ले गया सर, उसनू गोली मारती है। साडा बच्चा 12वीं च पढ़दा सीगा ते पुलिस साडे नाल कोई तामन नहीं कर रही है। पुलिस की हिरासत में तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने बताया कि कुछ दिन पहले अली का उसके दोस्त जुगनू शाह से झगड़ा हो गया था और वो लोग मिलकर उसके घर धमकाने गए थे, मगर वहां हवाई फायरिंग करते हुए एक गोली यासिर को लग गई, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। इसको जो फायर लगा आसाती तौर पर लगा। मुदई की तरफ से पुलिस पर लगाए गए जानिबदारी के इल्जाम के बरक्स मुकदमे के तफ्तीशी अफसर इजाज अहमद का कहना है कि वो मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर करेंगे। इंशाल्लाह तफ्तीश जो है वो मेरिट पर, और जो इनका मौक़िफ़ है वो भी देखेंगे और मुद्दई जो है उनको भी सुनेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मुकदमा। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़ तो अपनी जगह, मगर इस मुकदमे के हवाले से पुलिस के मुल्जिमान की तरफ झुकाव का एक पहलू ये दिखाई देता है कि कानून के मुताबिक किसी कत्ल के मुकदमे में सब इंस्पेक्टर से कम दर्जे के पुलिस एहलकार को तफ्तीशी अफसर के तौर पर तैनात किया जाता है, मगर यासिर के कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश एक ASI को सौंपी गई है।
पुलिस फाइल के मुताबिक मुल्जिमान को 10 जून 2012 को अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस की जानिब से पेश की गई तफ्तीशी रिपोर्ट को सामने रखते हुए मुल्जिम अली मुहार को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि बाकी तीनों मुल्जिमान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। यासिर को गोली हादसाती तौर पर लगी या उसे जानबूझकर मारा गया, इसका फैसला तो अदालत करेगी, मगर उसके कत्ल की सबसे बड़ी वजह उसकी अली बहार जैसे लोगों से दोस्ती थी। अगर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत के साथ साथ उनके घर से बाहर ताल्लुकात पर भी नजर रखें तो इस तरह के वाकयात से बचा जा सकता है। ब्रेक के बाद देखिए, मां की ममता तड़प उठी, औलाद के सदमे से कातिल बन गई। देखिए मेरी कहानी में। कुछ नहीं किया, मेरा घर उजाड़ दिया, सलेमान को मेरी जिंदगी से निकाल दिया, उसकी वजह से मेरे बाप को हार्ट अटैक हो गया और तुम कहती हो कि कुछ नहीं किया। शोहर ने उसे बेसहारा छोड़ दिया, वजह थी दूसरी औरत, और जब मजबूरी ने उसे घर की दहलीज से बाहर निकाला तो उसे पता चला कि जिंदगी इतनी बदसूरत भी हो सकती है। आइए देखते हैं शोहर की ठुकराई हुई एक दुखी औरत की कहानी। मेरा नाम सायरा है। मेरी शादी वालिदैन ने 18 साल की उम्र में कर दी थी। शादी के पहले ही साल मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ। मेरा बेटा 10 साल ही का था कि मेरे शौहर के सर पर एक और औरत का भूत सवार हो गया। उस औरत का भूत जिससे उसने कभी मोहब्बत की थी, लेकिन समाज और अपने बाप की वजह से उससे शादी ना कर सका था। प्लीज असलम मत जाओ, कुछ तो खुदा का खौफ करो। मैं अकेली जान तुम्हारे बेटे को कैसे पालूंगी? इस बात की तुम फिक्र नहीं करो, भेजता रहूंगा खर्चा हर महीने इसका। असलम तुम ऐसा करो, तुम ना उस औरत को घर ले आओ, मैं उसे बहन बना के रखूंगी। मगर वो नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। तो मेरे सारा से शादी उस वक्त क्यों नहीं की थी जब तुम्हारा बाप जिंदा था? उस वक्त मेरी कुछ मजबूरियां थी, अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा मत जाओ, मत जाओ। अब मत रो मी, मैं हूं ना। असलम चला गया। उसने हमारे रोने धोने पर कान नहीं धरा। उसके दिल में रहम नहीं आया और ना ही उसने सोचा कि एक 10 साल का मासूम बच्चा और उसकी माँ इस दुनिया में अकेले कैसे रहेंगे। जाते हुए उसने खर्चा भेजने का जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया। सिर्फ उसने हम पर एक मेहरबानी की कि हमें मकान से नहीं निकाला। मैंने अपने आप को संभाला और पेट की आग बुझाने के लिए नौकरी की तलाश में निकल पड़ी।
मेरा मतलब है कि ऐसा खूबसूरत नाम आप जैसे खूबसूरत लोगों का ही होना चाहिए। क्या मतलब? अरे भाई, मैं आपकी हुस्न की तारीफ कर रहा हूँ और आप कह रही हैं क्या मतलब? सर मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। वो तो मैंने आपको देखते ही फैसला कर लिया था कि ये जॉब आप ही के लिए है। सर तो मैं कल से काम पे आ जाऊँ? कल से क्यों भाई, आज ही से। लेकिन काम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का होगा। लेकिन सर मुझे तो बताया गया था कि ऑफिस असिस्टेंट की ज़रूरत है। ठीक भाई, मैं तुम्हें अपनी पीए रख रहा हूँ और तुम ऑफिस असिस्टेंट की बात कर रही हो। चलो छोड़ो इन बातों को। चाय लोगी या कॉफी? नहीं सर, कुछ नहीं। तो ठीक है, बाहर जाकर शबीर साहब से मिलिए। वो आपको ऑफिस का काम भी समझा देंगे और आपसे सैलरी के मामलात भी तय कर लेंगे। जी सर, थैंक यू सर। मुझे सलमान साहब की हरकतें पसंद नहीं आई। मैं घर आकर बहुत सोचती रही कि मैं ये नौकरी करूं या ना करूं। लेकिन मैं क्या करती? तकदीर मेरे साथ जो हाथ कर गई थी उसका अज़ाला भी तो करना था। कब तक अपने बच्चे को भूखा रखती? मैंने डरते डरते वो नौकरी कर ही ली। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि ये मैं क्या कर बैठी हूँ। सलमान ने मेरे साथ दफ्तर में छेड़छाड़ शुरू कर दी। उस दिन उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकतें बढ़ने लगी। सायरा ने अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए क्या क्या दुख उठाए, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। बेटा पानी पियो। ब्रेक के बाद देखिए, माँ की ममता तड़प उठी, औलाद के सदमे से कातिल बन गई। देखिए मेरी कहानी में। सायरा की मजबूरियों ने उससे क्या क्या करवाया, आइए देखते हैं। मैं उसको अवॉइड करती रही। मैंने सोचा कि शायद मेरे अवॉइड करने से वो बाज आ जाएगा, क्योंकि उस वक्त मैं शदीद मजबूरी के आलम में थी। अगर मेरे पास अच्छी तालीम होती तो शायद मैं किसी बेहतर जगह नौकरी कर लेती। अब मैं मजबूर थी। मैं अगर ये नौकरी छोड़ती तो शायद मुझे कहीं और नौकरी ना मिलती। इसी दौरान मेरे साथ एक और हादसा हो गया। बेटा क्या हुआ? बेटा फैजू, बेटा पानी पियो। फैजू, 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 फैजू आंखें खोलो। फैजू आंखें खोलो। फैजू आंखें खोलो। प्लीज आंखें खोलो। फैजू प्लीज आंखें खोलो। फैजू आंखें खोलो। फैजू, या खुदा मैं क्या करूं?
या खुदा मैं क्या करूं? पैसों मैं अपने बेटे को अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। उसे आंतों की टीबी और फेफड़ों में इंफेक्शन थी। मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने उस पर लगा दिए। जो सोना था वो भी बेचकर उसके इलाज पर खर्च कर दिया, मगर उसकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी और मुझे इसका इलाज जारी रखने के लिए मजीद पैसों की जरूरत थी। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? सर मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कान तरस गए हैं हमारे इस जरूरी बात को सुनने के लिए। बोलो। सर मुझे कुछ पैसे चाहिए मुझे। जितने चाहो उतने मिल जाएंगे, लेकिन क्या? लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? सर मैं कुछ समझी नहीं। अब तुम इतनी बच्ची भी नहीं हो कि तुम्हें इन बातों की समझ ना आए। सोच लो। सर मुझे मंजूर है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन प्लीज मुझे अभी कुछ पैसे दे दें। मेरा बेटा हॉस्पिटल में, मुझे उसके पास जाना है। लेकिन ये कर्ज लौटाओगी कब? जब आप कहेंगे, लेकिन आज नहीं। फिलहाल मुझे जाने दें। जाओ। उस दिन अगर मैं पैसे लेकर वक्त पर न जाती तो अस्पताल वाले शायद मेरे बच्चे को अस्पताल से बाहर निकाल देते। मैंने बहुत से लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर एक ही शख्स के आगे हार मान ली थी। मैंने सलमान का कर्ज भी उतार दिया था, लेकिन सलमान को खुद पता नहीं चला कि उसकी पकड़ कैसे हो गई। वो अपनी बीवी का बिजनेस चला रहा था और उसकी बीवी को मेरे और उसके ताल्लुकात का पता चल गया था। उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंची तो ये क्या हो रहा है? आमना, तुम मेरे ही बाप का खा रहा है और मुझे ही धोखा दे रहा है। अच्छा, तो ये है वो जिसके साथ तुम आजकल रंग रलियां मना रहे हो। होश करो आमना। होश में तो मैं अब आई। समझते क्या हो तुम अपने आप को? आमना, तुम हद से बढ़ रही हो। अपनी औकात में रहकर बात करो। औकात से तो तुम निकल रहे हो। तुम जैसे जलील इंसान को औकात में लाना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और तुम जैसी घटिया औरतों को भी। मैंने कुछ नहीं किया। बकवास बंद कर। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। दफा हो जा। और
उसके बाद तुम इस ऑफिस में कैसे आते हो? मैं तुम्हें सड़क पे न ले आई तो मेरा नाम भी आमना नहीं। बात तकदीर ने सायरा के साथ आगे क्या खेल खेला, जो हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तेरी आने वाली नस्लें भी याद रखें। ब्रेक के बाद देखिए, माँ की ममता तड़प उठी, औलाद के सदमे से कातिल बन गई। देखिए मेरी कहानी में पुलिस से तो जाएं छूट, ले जाएं लुटेरे आवाम को लूट, मुश्तरी होशियारबाज। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसने वाली सायरा के साथ आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बुरे बाजार में मेरी चादर खींच ली हो। किसी को दूर की बात, मैं अपने आप को भी मुंह दिखाने के काबिल न थी। पहले जो हुआ उसका मुझे ये एहसास तो था कि कोई भी जानता नहीं कि मेरे और बॉस के दरमियान क्या हुआ। लेकिन अब तो बात पूरे शहर में फैल गई थी। मेरे बेटे का इलाज तकरीबन मुकम्मल हो गया था। अब उसको चंद इंजेक्शन लगने थे। एक दिन एक पुरानी कुलीग ने मुझे किसी खातून के घर केयर टेकर की नौकरी की ऑफर की और मैं वहां इंटरव्यू देने गई। अस्सलाम वालेकुम मैडम। आप? हाँ मैं। तुम क्या समझती थी कि मैं भूल जाऊंगी और तुम्हें जाने दूंगी? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मेरा घर उजाड़ दिया, सलेमान को मेरी जिंदगी से निकाल दिया, उसकी वजह से मेरे बाप को हार्ट अटैक हो गया और तुम कहती हो कि कुछ नहीं किया। सारा कसूर उनका है। मैं तो अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए सिर्फ पैसे मांगने आई थी। तुम जैसी औरतों के यही बहाने होते हैं। अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी। नजीर! जी बीबी जी। इसको कमरे में बंद कर दो। आमना ने मुझे ट्रैप कर लिया था। सलमान ने उसको धोखा दिया और उसने उसका बदला मुझसे लेने की कोशिश की। मुझे उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया और मैं कई दिन तक चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई मेरी मदद को ना आया। मुझे सबसे ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी कि वो कैसा होगा और किस हाल में होगा। एक दिन ऐसे नहीं मैं तुझे छोड़ूंगी। मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तेरी आने वाली नस्लें भी याद रखें। नजीर! जी बीबी जी। इसका वो हाल करो कि आइंदा से ये किसी के शौहर को खराब करने से पहले लाखों बार सोचे। ठीक है बीबी जी। उस रात मैं किसी तरह भी वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गई। अगर मैं वहां से न भागती तो पता नहीं मेरे साथ क्या करते।
मैं वहां से भागकर अपने घर आई तो मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। घर में अकेला होने की वजह से मेरे बेटे को दौरा पड़ा और उसका सांस उखड़ गया। अस्पताल कोई लेकर जाने वाला नहीं था। मेरा बेटा दम तोड़ गया। मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी। मैंने जिसके लिए अपना सब कुछ लुटाया और फिर उस दुनिया में न रहा। अगर मैं उस रात घर पर होती तो शायद मेरा बेटा बच ही जाता। उस हादसे का कसूरवार कौन था मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं तो ऐसे ही मर गई थी। मेरा जिंदा रहना भी फिजूल था। मैंने अपने बेटे की मौत का इंतकाम लेने का फैसला किया। मैंने कई दिनों तक इसकी प्लानिंग की। आखिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैंने आमना और नजीर को मार दिया और अपने आप को कानून के हवाले कर दिया और आज अपनी सजा भुगत रही हूँ और सोचती हूँ कि मेरी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। मेरा शौहर जो एक औरत को अपनाने के लिए दूसरी को बर्बाद कर गया, या मुआशरे में रहने वाले सलमान जैसे घटिया इंसान जो लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाते हैं। सायरा जैसी न जाने कितनी ही औरतें हैं जो मुआशरे की बेरहमी के हाथों बिक जाती हैं। और ऐसी औरतों की कहानियां सुनाने वाली बहुत सी तंजीमें तो मौजूद हैं, मगर इन औरतों की हालत बदल नहीं पाती। किसी की मजबूरी का फायदा उठाने से पहले ये जरूर सोच लें कि आप भी कभी मजबूर हो सकते हैं। अगर आपके आसपास भी हो रहा है कोई ऐसा वाकया या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/policeFile। खबरदार, लड़कियां और खवातीन सोशल वेबसाइट्स पर अपनी तस्वीर शेयर मत करें, वरना वो मसाइल का शिकार हो सकती है। अक्सर लड़कियां और खवातीन फेसबुक और समाजी राबतों की दीगर वेबसाइट्स पर जब अपनी तस्वीर शेयर करती हैं, तो बाज़ शरपसंद लोग उनकी तस्वीर लगाकर जाली अकाउंट्स बना लेते हैं और वहां लोगों से नाजेबा गुफ्तगू करते हैं, जिसकी वजह से उन लड़कियों और खवातीन को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ जाता है, जिनकी तस्वीर उस जाली अकाउंट में इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसी तरह बाज लोग लड़कियों और खवातीन की तस्वीर एडिट करके उनकी शक्ल नाजेबा तस्वीर पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उन लड़कियों
और खवातीन को बदनामी का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे केसों में खवातीन और लड़कियों को अपनी उमूमी जिंदगी में भी शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है और अपने ही घर वालों और रिश्तेदारों की नजर में उनका किरदार सवालिया निशान बनकर रह जाता है। फेसबुक और समाजी राबतों की दीगर वेबसाइट्स इस्तेमाल करें, मगर उन पर अपनी जाती और घरेलू तस्वीर शेयर करने से गुरेज करें, वरना ये तस्वीर शर पसंद लोगों की वजह से आपके लिए शदीद मसाइल पैदा कर सकती है। सोशल वेबसाइट्स पर अपनी जाती और घरेलू तस्वीर शेयर करके शरपसंद अनासर का शिकार होने से खुद भी बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। मुश्तरी होशियार बाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें